तो इस प्रकार से आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीक के द्वारा वैज्ञानिकों ने इस प्रयोगशाला में या कृत्रिम माध्यम में एक विशेष प्रकार के पुनर्योगज ई कोलाई जीवाणु को संवर्धित करवाकर इंसुलिन हार्मोन का लॉट ऑफ अमाउंट या औद्योगिक स्तर पर उत्पादन कर मानव उपयोगी क्रिया में यूज कर लिया है। अब अगला जो अपना इसी बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग है वो है जीन थेरेपी। ये एक विशेष प्रकार का उपचार है। एक विशेष प्रकार के उपचार की तकनीकी है या बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी का आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिसिन के फील्ड में अनुप्रयोग है, जिसमें ऐसे बच्चे या ऐसे रोग जो जन्म से उपस्थित है या जन्म से ही किसी जीव या व्यक्ति के आनुवांशिक पदार्थ में कुछ ऐसा विशेष प्रकार का परिवर्तन या जीनों में कुछ ऐसा उत्परिवर्तन हुआ है, उस उत्परिवर्तन के कारण एक विशेष प्रकार का रोग उत्पन्न हो गया है जो किसी दवाई से ठीक होने वाला नहीं है, किसी दवा दारू के द्वारा ठीक होने वाला यदि रोग नहीं है, तो उस रोग को आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा बाय द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी अर्थात उस जीव या उस मनुष्य के आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन कर उस रोग का उपचार किया जाता है। अर्थात मैं यूं कहूं कि इस तकनीकी की सहायता से भ्रूण या बच्चों में चिन्हित किए गए आनुवांशिक दोषों को भ्रूण या बच्चों में चिन्हित किए गए आनुवांशिक दोषों को ठीक किया जाता है, उपचारित किया जाता है। अब आनुवांशिक अभियांत्रिकी की सहायता से सामान्य जीन को स्थानांतरित कर उस जीव में जो दोषपूर्ण या डिफेक्टेड जीन है उस जीन को काट कर हटा देते हैं और वहां पर जो सामान्य जीन है उसको स्थानांतरित करते हुए उस एक विशेष प्रकार की आनुवांशिक बीमारी या जन्मजात बीमारी या कॉन्जेनाइटल बीमारी को ठीक किया जाता है। अब मैं सबसे पहली बात करता हूं कि आनुवांशिक रोग की मुक्ति के लिए या कॉन्जेनाइटल या जन्मजात रोगों को मुक्त करने के लिए सबसे पहले जीन थेरेपी का उपयोग किस में किया गया, तो मैं कह दूं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की, कितना वर्ष की लड़की थी, 4 वर्षीय लड़की में एक आनुवांशिक रोग था। उस रोग का नाम था एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एडिनोसिन एंजाइम डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इस रोग में एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम का संश्लेषण, एंजाइम एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है, इसका संश्लेषण एक विशेष प्रकार की जीन के द्वारा किया जाएगा। अब वो जीन विलोपित हो जाती है और उस जीन के विलोपित होने से इस एंजाइम का संश्लेषण उस व्यक्ति के या उस रोग से ग्रसित व्यक्ति के शरीर में नहीं होगा। नहीं होने से ये जो एंजाइम है वो एक विशेष प्रकार की कोशिकीय प्रतिरक्षा, आपने 8वें चैप्टर में पढ़ा था, आपके शरीर में सेल मीडिएट इम्यून सिस्टम होता है और एक एंटीबॉडी मीडिएट इम्यून सिस्टम होता है। तो जो कोशिका नियंत्रित प्रतिरक्षा होती है उस प्रतिरक्षा को बनाए रखने में ये एंजाइम सहायक होता है और इस एंजाइम का संश्लेषण एक विशेष प्रकार की जीन में विलोपित या विलोपन या जीन खत्म हो जाने के कारण इस एंजाइम का संश्लेषण अब नहीं होगा और इस एंजाइम का संश्लेषण नहीं होने से इस रोग से ग्रसित एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कमी से ग्रसित जो बच्चा होता है उसमें SCID फुल फॉर्म होता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी अर्थात हिंदी में कहूं तो घातक संबंध प्रतिरक्षा न्यूनता। सीवियर का मतलब घातक, कंबाइंड का मतलब संबंध, इम्यूनो मतलब प्रतिरक्षा, डेफिशिएंसी मतलब न्यूनता। सीवियर घातक प्रतिरक्षा
न्यूनता रोग हो जाता है, जिसमें उस रोग से ग्रसित व्यक्ति या शिशु या बच्चे में कोशिकाओं के द्वारा नियंत्रित होने वाली शरीर की जो प्रतिरक्षा सिस्टम है, इम्यूनो पावर है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और वो बहुत बार बार कई प्रकार के रोगों से ग्रसित होकर के और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जीवित रहना संभव नहीं है। तब वैज्ञानिक पुराने समय में, जब तक जीन थेरेपी खोजी नहीं गई थी, तब तक क्या करते थे, तब तक भी उसमें उपचार यानी इस रोग का उपचार करने का प्रयास करते थे। अब प्रयास यह है कि यदि ये एंजाइम नहीं बनता है तो इस एंजाइम के नहीं बनने से जो आपकी अस्थि मज्जा है, उस अस्थि मज्जाओं में जो इरिथ्रोसाइटोसिस या इरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है, उस डब्ल्यूबीसी का निर्माण नहीं होगा, और डब्ल्यूबीसी का निर्माण नहीं होगा तो डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत कम रहेगी, अर्थात कोशिकाओं से नियंत्रित होने वाली शरीर की जो इम्यूनिटी है वो बिल्कुल रहेगी नहीं। तो ऐसा करने के लिए उसकी बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर देते थे और उस ये एंटीजन और एंटीबॉडी को मैच करके किसी दूसरे व्यक्ति की बोन मैरो को उस रोग से ग्रसित व्यक्ति की बोन मैरो की जगह डाल करके और इस रोग का उपचार करने का प्रयास किया जाता था। या फिर दूसरा, पहला तरीका तो क्या था, पहला तरीका तो था बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका यह था कि वो एक विशेष प्रकार की जो लिम्फोसाइट यानी जो लसीकाणु है, जो कोशिका नियंत्रित प्रतिरक्षा को नियंत्रित करने का कार्य करती है, इस लिम्फोसाइट को बाहर निकालते थे और लिम्फोसाइट को बाहर निकाल करके उस लिम्फोसाइट के अंदर एक विशेष प्रकार का सी डीएनए या कॉपी डीएनए डाल देते थे। उस कॉपी डीएनए को लेकर के जब लिम्फोसाइट वापस किसी रोगी, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के शरीर में डाल देते थे तो उस डीएनए में इस एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम का निर्माण करने वाली जीन होती थी। अब वो लिम्फोसाइट जब तक जीवित रहती तब तक तो उसमें उस एंजाइम का निर्माण होता रहता था और उसमें उस एंजाइम का निर्माण होता रहता था तो लिम्फोसाइट यानी सभी प्रकार की डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता रहता था। जैसे ही वो लिम्फोसाइट की प्राकृतिक मृत्यु भी होती है, डब्ल्यूबीसी की आयु होती है, आयु होते ही लिम्फोसाइट वापस मर जाती, लिम्फोसाइट वापस मर जाती है तो फिर वापस उस एंजाइम की कमी आ जाती है और वापस व्यक्ति उस रोग से ग्रसित हो जाता है। तो ये भी कोई कारगर या सफल उपचार नहीं था। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का जो विधि है वो भी महंगी विधि है। प्राइवेट हॉस्पिटल में 1 करोड़ तक का खर्चा आता है, 1 करोड़ से अबो का खर्चा ही आता है। अब कोई बोन मैरो देने वाला भी हो, फिर बोन मैरो आपस में मैच भी होनी चाहिए, जिसके एंटीजन और एंटीबॉडी मैच होते हैं तभी उसकी बोन मैरो, एक व्यक्ति की बोन मैरो लेकर के और दूसरे में डाल करके और ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन को सक्सेस किया जा सकता है। तो ये तरीका भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। अब लसीकाणु को बाहर निकालें, उसके अंदर सी डीएनए डालें या बाहर उपस्थित किसी लसीकाणु को संवर्धन माध्यम में संवर्धित करवाकर उसमें विशेष प्रकार का सी डीएनए डाल करके और फिर उसको ये एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम एडीई का निर्माण करवाकर और इस रोग से मुक्ति दिलवाए, तो ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो गया था। तब तीसरा उन्होंने किया कि प्रयोगशाला के अंदर बने हुए, बाहर से ही बने हुए एडीई एंजाइम अर्थात एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम को बाहर से इन्होंने इंजेक्शन के रूप में शरीर में देना शुरू किया। अब इंजेक्शन के रूप में शरीर में देते हैं तो ये एंजाइम भी काफी महंगा होता है, तो इस विधि के द्वारा भी ये पूरा कारगर नहीं हो पाया। तब वैज्ञानिकों ने जीन थेरेपी यानी बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इंजीनियरिंग, अनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीक के द्वारा उस रोग से ग्रसित व्यक्ति या बच्चे के जो बोन मैरो है, उस बोन मैरो में इस विशेष प्रकार के एंजाइम का निर्माण करने वाली जो कोशिका है, उन कोशिकाओं का अंदर जो जीन है, उस जीन में इस एंजाइम का निर्माण करने वाले डीएनए को अनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीक के द्वारा डाल दिया और डाल करके और उसमें फिक्स कर दिया। अब वो बोन मैरो हमेशा के लिए जीवित रहेगी और बोन मैरो उसकी थी, उसकी बोन मैरो को बाहर निकाला, उसकी बोन मैरो को बाहर निकाल करके उसके डीएनए के अंदर एक विशेष प्रकार के एंजाइम का निर्माण करने वाली जीन विलोपित हो रखी थी, उसके स्थान पर इस एंजाइम का निर्माण करने वाली जीन अनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी से मिला करके और वापस वो कोशिकाएं यानी वो बोन मैरो उसकी हड्डियों के अंदर अंतरोपित या अंतरस्थापित करते हुए और इस एंजाइम का संश्लेषण करवाना शुरू कर दिया, जिससे अब उसमें सेल मीडिएट इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर रूप से बनती रहेगी और वो व्यक्ति किसी रोग विशेष से ग्रसित नहीं होगा। तो ये जो है वो जीन थेरेपी के द्वारा इस प्रकार की सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम या ग्रसित रोग का उपचार भी किया जाता है। अगला इसका उपयोग है वो है आणविक निदान, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अब आणविक निदान क्या होते हैं, आणविक निदान की क्या
उपयोगिता रहती है। आणविक निदान की सहायता से मानव जीवन में क्या उपयोग सिद्ध हुए हैं, इसका उपयोग क्यों रहता है और किन किन तरीकों के द्वारा आप आणविक निदान करके और आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीक यानी बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग लेकर मानव उपयोगी क्रियाकलापों को करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं कह दूं कि मनुष्य के शरीर में ऐसे कई घातक रोग होते हैं जो अपने लक्षण प्रकट होने से पहले पहचान में नहीं आते। तो किसी भी रोग के प्रभावी उपचार हेतु उस रोग का निदान, उस रोग का डायग्नोसिस, उस रोग की उत्पत्ति का कारण क्या है, वो क्यों हो रहा है, ये सारी बातें उस रोग की लक्षणों को जानने से पहले इन सभी बातों को समझना जरूरी होता है। किंतु रोग के लक्षण प्रकट होते होते अपन बहुत लेट हो जाते हैं, जिससे कि समय पर उस रोग का निदान नहीं हो, यदि डायग्नोस नहीं होता है तो वो रोग अत्यधिक या कई जनकों में फैल जाता है और रोग की प्रारंभिक अवस्था में जानकारी प्राप्त नहीं होती। किंतु बाय द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक, आणविक निदान की सहायता से किसी घातक रोग को उसकी प्रारंभिक अवस्था में ही निदान या यूं कहें डायग्नोस करके और आसानी से उसका उपचार किया जा सकता है। तो कहते किसे हैं और क्यों आवश्यक है? तो रोग की घातकता होने से पहले ही उस रोग का निदान या साइंटिफिक व्यू से उसकी पहचान करके और उसका उपचार किया जा सकता है। इसके लिए कई तकनीकियां काम में आती है। सबसे पहली तकनीकी है वो है पुनर्योगज डीएनए। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी, रिकॉम्बिनेट डीएनए तकनीकी। ये क्या है? किसी रोग की घातकता या मानव शरीर में उत्पन्न होने वाले कई घातक रोगों को पहचान करने की एक विधि है, जिसमें क्या किया जाता है, आणविक निदान की इस तकनीकी में एक सूत्रीय डीएनए या द्विसूत्रीय डीएनए या आरएनए को प्रोब, रेडियो एक्टिव समस्थानिक, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के साथ उस व्यक्ति के शरीर में भेजते हैं और उसके व्यक्ति के शरीर में भेजकर उस रोगी व्यक्ति या जिसमें किसी रोग की उत्पत्ति की संभावना है, वो रोग कौन सा है इसकी जानकारी अपने को करनी है, उसका निदान अपने को करना है, तो उसके शरीर में एक विशेष प्रकार के सिंगल स्ट्रैंड डीएनए या डबल स्ट्रैंड डीएनए, आरएनए या यूं कहें कि विशेष प्रकार के प्रोब के रूप में रेडियो सक्रिय समस्थानिक युक्त आरएनए और डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में उस रोगी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराते हैं। प्रवेश करवा करके उसके शरीर में उपस्थित जो डीएनए है उस डीएनए के साथ उसको मैचिंग करवाते हैं, यानी उसका प्रोबिंग करवाते हैं। और इस प्रोबिंग की क्रिया में यदि वो डीएनए इस डीएनए के साथ मैच हो रहे हैं तो आप ये कह देंगे कि इसके आनुवांशिक पदार्थ में कोई विषमता नहीं है, इसकी कोशिकाओं के आणविक या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो कोशिका में बायोमोलिक्यूल है उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कोई विषमता नहीं है, अर्थात इसमें कोई रोग नहीं है। किंतु यदि आप जो रेडियो समस्थानिक डीएनए के प्रोब भेज रहे हैं वो प्रोब मानव शरीर में उपस्थित जो आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए है, उनके साथ मैच नहीं हो रहा है, मिसमैच हो रहा है, तो आप कहेंगे कि मानव शरीर में विशेष प्रकार की कोशिका में उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ में कुछ परिवर्तन हुआ है, उत्परिवर्तन हुआ है, जिससे कौन से पदार्थ में उत्परिवर्तन हुआ है उसका डायग्नोसिस या उसका निदान हो जाता है। और उसके निदान के द्वारा अपन ये पता लगा लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप टेक्निक से पुनर्योगज डीएनए को भेजकर आप ये पता लगा लेते हैं कि मनुष्य की फलानी कोशिका में या मानव शरीर के उस अंग की उन कोशिकाओं में उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ परिवर्तित हो गया है, जिससे उन कोशिकाओं में कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी उत्पन्न हो गई है, यूं कह सकते हैं, या उन कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रमों में परिवर्तन होने से फलाना आनुवांशिक रोग भी उत्पन्न हो सकता है। तो डीएनए, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी की सहायता से आप किसी मनुष्य शरीर में उपस्थित रोगों का आणविक निदान की तकनीकी से पता कर सकते हैं। दूसरा है पॉलीमर श्रृंखला अभिक्रिया या पीसीआर टेक्निक। यह टेक्निक भी आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा, इस तकनीकी में भी आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा किसी सजीव कोशिका में उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ का आवर्धन किया जाता है,
गुणन किया जाता है। गुणन करके उसमें उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रमों का निर्धारण किया जाता है और उस अनुक्रमों के निर्धारण में यदि नाइट्रोजन क्षारकों का अनुक्रम कहीं पर गड़बड़ा हुआ प्राप्त होता है तो इससे अपन ये पता लगा लेते हैं कि इस कोशिका में कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी उत्पन्न हो गई है या उत्परिवर्तन के कारण कोई आनुवंशिक बीमारी उत्पन्न हो गई है। तो पीसीआर पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया या पीसीआर टेक्निक के द्वारा भी आप आणविक निदान या मोलिक्यूलर डायग्नोसिस की सहायता से आप किसी सजीव कोशिका में उत्पन्न होने वाले आनुवंशिक पदार्थों की विषमताएं या असमानताओं का पता लगा सकते हैं। अगला जो परीक्षण है वो है एलिसा। पहले ही बता चुका हूं, एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेट एसे, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेट एसे एक एंटीजन एंटीबॉडी परीक्षण है। एंटीजन एंटीबॉडी परीक्षण है जिसमें किसी सजीव शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाली एंटीजन को एक विशेष प्रकार की एंटीजन की सहायता से उत्पन्न होने वाली एंटीजन को विशेष प्रकार के एंटीजन एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन का निर्माण एक विशेष प्रकार की जीन के द्वारा होगा। उस जीन को पीसीआर टेक्निक के द्वारा आवर्धित किया जाता है, आवर्धित करके और विशेष प्रकार की एंटीजन को भेज करके एंटीजन एंटीबॉडी एग्लूटिनेशन की सहायता से किसी रोग के रोग कारक या उस रोग को उत्पन्न करने वाले विशेष प्रकार के पैथोजन की उपस्थिति उस शरीर में है या नहीं, इसका पता लगाया जाता है। इस विधि का उपयोग आप पीसीआर टेक्निक में एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेट एसे के द्वारा आप एचआईवी जैसे एड्स जैसे घातक रोगों का परीक्षण में काम आती है। ये पीसीआर कोविड जैसे रोगों का डायग्नोस या आणविक निदान करने में काम आती है। तो आप यूं कह सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में कई प्रकार की गंभीर बीमारियों को उनके लक्षण प्रकट होने से पहले ही बाय द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेक्निक, बाय द हेल्प ऑफ आनुवंशिक अभियांत्रिकी तकनीकी की सहायता से आप ऐसे रोगों को पहचान कर और नियत समय पर उनका उपचार करने में भी ये विधियां सहायक होती है। अगला आपका आनुवंशिक अभियांत्रिकी तकनीकी का जो प्रयोग है, तीसरा प्रयोग, पहला कृषि के क्षेत्र में था, दूसरा चिकित्सा के क्षेत्र में था और तीसरा है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति में। जैसे आप कृषि के क्षेत्र में पढ़ रहे थे तभी आपने ट्रांसजेनिक पादप पढ़े थे और उन ट्रांसजेनिक पादपों को उत्पन्न कर आप कृषि उत्पादकता में अतुलनात्मक या अविश्वसनीय उत्पादों में अविश्वसनीय वृद्धि को देख रहे थे। वैसा ही वैज्ञानिकों ने कुछ जंतुओं में उपस्थित आनुवंशिक पदार्थों को परिवर्तित कर, कुछ जंतुओं में उपस्थित आनुवंशिक पदार्थ जो है उनमें परिवर्तन कर नए लक्षणों या यूं कहें कि नए सिम्टम को क्रिएट करने वाले जीनों को डाल करके और नए जीव उत्पन्न किए। उन जीवों को ट्रांसजेनिक जीव और उन जीवों में उपस्थित जो आनुवंशिक पदार्थ था उसको ट्रांसजेनिक जीनोम कहते हैं। अब इसकी एक विशिष्ट तरीका है या इसमें यूं कह सकते हैं कि जो आप ट्रांसजेनिक जंतु उत्पन्न करते हैं इसमें परिभाषिक तौर पे मैं बात करूं तो जीवों के आनुवंशिक पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जो उस जीव में किसी उन्नत लक्षणों को उत्पन्न करे और वो उन्नत लक्षणों को उत्पन्न करने की प्रवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी रखे, उन्नत लक्षणों को उत्पन्न करने की जो प्रकृति है वो पीढ़ी दर पीढ़ी रखे, तो ऐसे जीनों को ट्रांसजेनिक जीन और ऐसे जीनों युक्त जीवों को ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं। अब वैज्ञानिकों ने इस आनुवंशिक अभियांत्रिकी तकनीक के द्वारा अनेक जंतुओं के आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन करते हुए नए जंतुओं की उत्पत्ति की है, जिसमें से चूहे भी हैं, जिसमें खरगोश भी है, जिसमें से गाय भी है, भैंस की कुछ प्रजातियां भी है, मछलियां भी है। किंतु जितने भी नए ट्रांसजेनिक जंतु बनाए हैं उनमें से 95% प्रजातियां केवल और केवल चूहों की रही है और चूहों पर आनुवंशिक अभियांत्रिकी तकनीक द्वारा बनाए गए इन ट्रांसजेनिक जंतुओं के मानव उपयोगी कई गुणधर्म है या मानव अपने उपयोग में इनका कई प्रकार
से उपयोग लेता है। तो परिभाषा आपकी हो गई है, उत्पत्ति किससे करते हैं? वैज्ञानिक किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ में उत्परिवर्तन कर या आनुवांशिक पदार्थ में काट छांट कर एक नए जीव की उत्पत्ति कर देता है, उसको आप ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं। उदाहरण हो गए हैं चूहे हैं, गाय है, मछली है, खरगोश है, भैंस है, और जितने भी जो टोटल जीव बने हैं आनुवांशिक रूपांतरित जीव, उनमें से 95% प्रजातियां किसकी रहती है? चूहों की रहती है, केवल और केवल। अब इनके उपयोग क्या है? जो आपने ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बना है वो मनुष्य के लिए किस प्रकार से उपयोगी है? तो सबसे पहला तो मैं यूं कह दूं कि जो ट्रांसजेनिक जीव बने हैं, जंतु बने हैं, अब जीवों की बात करें तो ई कोलाई भी ट्रांसजेनिक है। कई सारे बैक्टीरिया है जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है, जिसके आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन कर उसके आनुवांशिक पदार्थ में किसी वांछित लक्षणों को उत्पन्न करने वाले जीन को समावेशित करते हुए इंसुलिन का निर्माण कर दिया, हिरुडिन का निर्माण कर दिया पादपों में परिवर्तन करके। वैसे ही स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का निर्माण कर दिया, यूरोकाइनेज एंजाइम का निर्माण कर दिया, स्टेटिन नामक जैव अणु की उत्पत्ति कर दी, या यूं कहें कि एंजाइम की उत्पत्ति कर दी। तो ये सब जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ही हो पाया है। किंतु जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म उत्पन्न हुए, जैसे आपने ट्रांसजेनिक चूहा उत्पन्न किया, आपने ट्रांसजेनिक मछली उत्पन्न कर ली, आपने ट्रांसजेनिक खरगोश उत्पन्न कर लिया, वो मानव के लिए किस प्रकार से उपयोगी? तो सबसे पहला पॉइंट है सामान्य शरीर क्रिया व जीवों के विकास का अध्ययन करना। आपने किसी, अब मनुष्य के शरीर में आनुवांशिक पदार्थों को परिवर्तन कितना करना इतना आसान भी नहीं है, और आसान नहीं होने के साथ साथ कोई मनुष्य करवाता भी नहीं है। करवाने से पता नहीं क्या विषमताएं उत्पन्न होगी और किस प्रकार की विषमताओं से कैसे रोग उत्पन्न होंगे, इसका पहले कल्पना करना संभव नहीं है। तो कौन सा जीन किसी जीव में, कौन सा जीन क्या उपयोग करता है, मनुष्य की कौन सी संरचना का निर्माण करने में सहायक होता है, मनुष्य में कौन सी कार्य की या कौन सी एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल क्रियाविधि, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर या फिजियोलॉजिकल क्रिया जो है, उसमें से कौन सा जीन कौन सी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को इफेक्टेड करता है, इन सारी बातों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों ने ये छोटे जो जीव है जैसे चूहे है, खरगोश है, उनकी कोशिकाओं में उपस्थित आनुवांशिक पदार्थों के साथ खेलना शुरू कर दिया, और खेल करके नए ट्रांसजेनिक जंतु बना करके, नए ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बना करके, और उसकी सामान्य क्रियाविधि अर्थात एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का अध्ययन करने में सहायता प्रदान की है। अगला है रोगों का अध्ययन। अब कोई विशेष प्रकार का रोग हो रहा है तो वो रोग कौन से आनुवांशिक पदार्थ की कौन सी जीन में उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो रहा है, और उस रोग को खत्म करने के लिए कौन सी जीन को अंदर डाला जाए तो वो रोग खत्म हो सकता है। तो इन सारी बातों को ट्रांसजेनिक जंतु या जीवों को उत्पन्न कर विभिन्न प्रकार के रोगों की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी उसकी कौन सी जीन में उत्परिवर्तन के कारण उस रोग की उत्पत्ति हुई, और उसका उपचार आप किस प्रकार से जीन में उत्परिवर्तन कर उसका उपचार कर सकते हैं, इन सारी बातों का अध्ययन करने के लिए या अध्ययन किया वैज्ञानिकों ने ट्रांसजेनिक जंतुओं को उत्पन्न करवा करके। साथ ही साथ इन ट्रांसजेनिक जंतुओं की सहायता से कई मानव उपयोगी जैविक पदार्थों को उत्पन्न भी किया है। जैसे मैं कहूं कि ट्रांसजेनिक जंतुओं की सहायता से कई जैविक उत्पादों को प्राप्त करना, जैसे मनुष्य की बात करें तो सबसे पहला जो ट्रांसजेनिक जंतु बना था, ट्रांसजेनिक जंतु जो बना था वो 1977 में एक गाय बनाई गई थी। उस गाय का नाम था रोजी। क्या नाम था गाय का? रोजी नाम था। इस रोजी नाम की जो गाय बनाई थी, इस गाय के आनुवांशिक पदार्थ में ऐसा परिवर्तन किया गया जिससे कि ये गाय जो दूध उत्पन्न करती थी उस दूध में एक विशेष प्रकार की अतिरिक्त प्रोटीन उपस्थित रहती थी। इस रोजी गाय का जो दूध था, उस रोजी गाय के दूध में एक विशेष प्रकार की अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन प्रोटीन उपस्थित थी, प्रेजेंट थी। वो क्या करती है, ये सामान्य जो छोटे शिशु होते हैं उन शिशु में गाय, सामान्य गाय का जो दूध है वो बहुत आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता, किंतु जो रोजी गाय थी उस रोजी गाय के दूध में ये इस रोजी गाय के दूध में अल्फा लैक्टा को मैं थोड़ा सही कर देता हूं, अल्फा
लैक्टा एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो उपस्थित थी, और इस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण इस गाय का जो दूध था, रोजी गाय का जो दूध था, वो न्यूबॉर्न शिशु है उनमें आसानी से पचता था, आसानी से उसमें डाइजेस्ट हो सकता था, अर्थात अधिक पोषक मान वाला था। ये नवजात शिशुओं में अधिक पोषक मान वाला था। कौन? अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन उपस्थिति के कारण इस रोजी गाय, जो सबसे पहले बनाया गया ट्रांसजेनिक जंतु था, जिसको 1977 में वैज्ञानिकों ने गाय के आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन करते हुए एक एक्स्ट्रा जीन को डालते हुए एक ऐसी गाय उत्पन्न की जिसमें इस प्रकार का चीज या इस प्रकार की चीजें देखने को मिली थी। अब ये जो गाय है वो अपने 1 लीटर दूध में 2.4 ग्राम ये विशेष प्रकार की प्रोटीन रखता था प्रति लीटर। इस विशेष प्रकार की प्रोटीन की उपस्थिति के कारण ही इसका जो दूध था वो इतना महत्वपूर्ण था। अब अगला, जो आप रोगों का अध्ययन की बात कर रहे थे, तो इस में कई प्रकार के गंभीर ऑटो इम्यूनो डिजीज या आनुवंशिक डिजीज जो है उनका अध्ययन इस जैव प्रौद्योगिकी में ट्रांसजेनिक जंतुओं के द्वारा किया जाता है। अगला जो इसका उपयोग है वो उपयोग है टीकों की सुरक्षा का परीक्षण। अब कोई आप टीका बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं, तो वैक्सीन उत्पन्न होते ही सीधी मनुष्य पर उपयोग में नहीं लाई जाती। मनुष्य पर उपयोग में लेने से पहले कई ट्रांसजेनिक जंतुओं को निर्मित करके और उस जंतुओं में वो वैक्सीन का ट्रायल करवाते हैं, और वो वैक्सीन है वो उन जंतुओं में कितनी कारगर है, उसकी कारगरता यदि मिलती है तब उस वैक्सीन का उपयोग या उस वैक्सीन का ट्रायल ह्यूमन बींग्स पर करने की वो क्या कहते हैं परमिशन मिलती है, और फिर उसको सामान्य थेरेप्यूटिक ड्रग्स के रूप में लॉन्च करके और उसको उपयोग में लिया जाता है। तो ये जो मैं यूं कहूं कि टीके जो होते हैं ना, वो ट्रांसजेनिक जंतुओं पर इसलिए उपयोग में लिए जाते हैं क्योंकि उस जंतु में आप अपने आनुवंशिक पदार्थ में विशिष्ट परिवर्तन करवा करके और विशिष्ट रोग को उत्पन्न करवाएं, और फिर उसमें वो टीका डालें, और वो टीका कितना कारगर होगा इस बात को आप उन जंतुओं में आराम से देख सकते हैं। तो टीकों की सुरक्षा का परीक्षण करने के लिए भी आप किसको प्रयोग में लेते हैं? ट्रांसजेनिक जंतुओं को प्रयोग में लेते हैं, आनुवंशिक रूपांतरित जंतुओं को प्रयोग में लेते हैं। अगला है रासायनिक सुरक्षा परीक्षण। इसे अविषालुता सुरक्षा परीक्षण भी कहते हैं। विषालुता सुरक्षा परीक्षण, अविषालुता सुरक्षा, अविषालुता सुरक्षा, अविषालुता सुरक्षा परीक्षण भी कहते हैं। ट्रांसजेनिक जंतु किसी सामान्य जंतु की अपेक्षा, ट्रांसजेनिक जंतु किसी सामान्य जंतु की अपेक्षा किसी अविषालु या किसी टॉक्सिक सब्सटेंस के प्रति अधिक सेंसिटिव होते हैं, अधिक संवेदनशील होते हैं। फिर से बोल रहा हूं, ट्रांसजेनिक जो जंतु है किसी सामान्य जंतु की अपेक्षा किसी अविषालु या टॉक्सिक सब्सटेंस के प्रति अधिक सेंसिटिव या अधिक संवेदनशील होते हैं, और इसकी अधिक संवेदनशीलता को उपयोग में लेते हुए किसी रासायनिक पदार्थ में कितना विषैलापन है, वो कितना टॉक्सिक प्रॉपर्टी रखता है, इसका अध्ययन आप ट्रांसजेनिक जंतुओं पर करते हैं, ट्रायल करते हैं, और उसकी टॉक्सिसिटी को मापने का प्रयास भी किया जाता है। तो ये था आपके मानव उपयोग में जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता या बायोटेक्नोलॉजी है वो मानव में किस प्रकार से उपयोगी है। अब अगला एक सिंपल सा टॉपिक शेष रहा है, वो इसी चैप्टर का टॉपिक है, और उसको कहते हैं नैतिक मुद्दे। अब नैतिकता क्या होती है? प्रत्येक व्यक्ति की कुछ विशेष नैतिक रूल्स रहते हैं, उसकी नैतिक्स इथिक्स रहते हैं। वो इथिक्स ये है कि व्यक्ति को कैसे जीना है, व्यक्ति को अपना जीवन जीते समय किसी दूसरे जीव के जीवन को प्रभावित करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये नैतिकता बनती है, और इस पृथ्वी पर इस जीव जगत में जो मानव है वो सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति है, अर्थात उसका ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो दूसरे जीवों के जीवन पर या उनके जीवन जीने के तरीकों पर कोई छेड़छाड़ नहीं करे।
उनके जीवन को जीने के जो तरीके हैं उन पे वो प्रभाव उत्पन्न नहीं करे या उनको वो अपने आक्षेप नहीं करे। पर ऐसा है नहीं। आप ये अनुवांशिक अभियांत्रिकी पढ़ रहे हैं, इस अनुवांशिक अभियांत्रिकी में मनुष्य ने हर एक जीव को प्रभावित किया है। इसने न तो सूक्ष्म जीवों को छोड़ा है और न ही बड़े जीवों को छोड़ा है। अपने नैतिक कल्याण के लिए, अपने खुद के पर्सनल फायदे के लिए दूसरे जीवों को उपयोग करता है मनुष्य, और उसके कार्यों को प्रभावित भी करता है। उसका जीवन जीने की जो तकनीकी है, विधि है, उसको मनुष्य ने प्रभावित भी किया है। अर्थात इस क्रिया से नैतिकता का क्या हुआ है? हनन हुआ है। नैतिकता का क्या हुआ है? हनन हुआ है। अब नैतिकता का हनन हुआ है तो इसके लिए सरकारों ने मनुष्य के कुछ नैतिक नियम, कानून, कायदे और मापदंड बना दिए हैं। उन मापदंडों को फॉलो करते हुए ही मनुष्य अनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा किसी जीव के अनुवांशिक पदार्थ या उसके जीवन जीने के तरीके में छेड़छाड़ कर सकता है। ऐसे नहीं कि मर्जी आई वैसा किसी जीव के अनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन कर दिया और परिवर्तन करके एक ट्रांसजेनिक जीव प्राप्त कर दिया और इस ट्रांसजेनिक जीव को वातावरण में मुक्त भी कर दिया। कभी कभी क्या होता है कि जो आप ट्रांसजेनिक अनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी को प्रयोग में लेते हुए बिना नैतिकता का कोई परिचय देते हुए पारितंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पारिस्थितिकी संतुलन को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, तो पारिस्थितिकी संतुलन खत्म होता है तो सभी जीवों के जीवन जीने पर एक संकट या यूं कहें जीवन जीने के स्तर पर गिरावट आती है, या जीवन जीने का जो मूल्य है, जीवन मूल्य है, वो गिरता है और उसके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो अपने को यह ध्यान रखना है कि आपने अनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा यदि कोई जीव को, नए जीव को बनाया, जीव के अनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन किया है, जिससे जो नया जीव बना है वो जीव कहीं वातावरण में या पारिस्थितिकी में प्रवेशित होकर के ऐसा तो न कर ले, ऐसी क्षमता तो प्राप्त नहीं कर ले कि वो फिर समाप्ति नहीं हो और वो एक बड़ी खरपतवार के रूप में सामने आ जाए, या दूसरे जीवों के लिए जो इस पारितंत्र में संतुलित करने के लिए जी रहे हैं उनके लिए कहीं खतरा तो नहीं बन रहा है। जैसे माना कि आपने बीटी कपास उत्पन्न की और वो कपास ऐसी उत्पन्न हो जाए कि फिर रुके ही नहीं उत्पन्न होने से, क्योंकि कपास को कीट खत्म करते हैं। अब कीटों को खत्म करने की उस कपास में क्षमता आ गई और उससे जो बीज उत्पन्न होते हैं वो बीज अंकुरित होकर के पूरी धरती पर कपास ही कपास हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए कहीं। एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। अब दूसरी बात ये रहती है कि जैसे आप पर्सनली शिशु उत्पन्न करते हैं बाय द हेल्प ऑफ, ये भी क्या है? अनुवांशिक अभियांत्रिकी। इस अनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा आप परख नली के अंदर नर और मादा युग्मकों को मिलाकर किसी दूसरी माता के गर्भाशय में अंतरोपित कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? निजता का हनन नहीं हो रहा है। मानव की जो निजता है, जो पर्सनल है, हैबिचुअल है, उसमें हनन नहीं हो रहा है। हो रहा है तो निजता का हनन या खंडन होता है। वहां पर क्या होता है? नैतिकता में तो हनन हो ही रहा है। नैतिक कर्तव्य क्या है? कोई व्यक्ति अपना सामान्य जीवन जी रहा है, उसको जीने दो, उसके साथ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो? अब किसी से अंडाणु ले रहे हैं, किसी से शुक्राणु ले रहे हैं, तो निजता का हनन तो हो रहा ही, नैतिक मूल्यों में गिरावट तो आ ही रही है। फिर जो बच्चा आप परख नली में उत्पन्न किया उसको पता नहीं किस माता के गर्भाशय में डाल रहे हैं। अब ऐसा भी देखने को मिला है कि विदेशों के अंदर तो ऐसा काम बहुत आम हो गया है कि माताएं अपनी गर्भ जो है उसको गोद देती है, या यूं कहते हैं कि किराए पे देती है, किराए की कोख। और किराए की कोख चलने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित हो गई है, जिसमें कुछ विशेष प्रकार की ऐसे मानव मादाएं भी है जो शिशु उत्पन्न करने पर उसके शरीर में यूं कह दी कुरूपता आ जाएगी, मेरा पेट बड़ा हो जाएगा या शरीर ढीला हो जाएगा, स्किन ढीली हो जाएगी, हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो क्या करती? अपने अंडाणु को बाहर देती है और किराए की कोख पे अपने शिशु को उस माता में प्रवेश करवा करके और उत्पन्न करवा देती। तो क्या ये नैतिकता का हनन नहीं है? मैं कहूंगा कि विस्तृत लेवल पर नैतिकता का हनन है और नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है, जिससे संबंध, रिश्ते, नाते खत्म हो रहे हैं। संबंध, रिश्ते, नातों का खत्म होना नैतिकता का हनन है। साथ ही साथ मैं यूं कहूं कि ट्रांसजेनिक जो उत्पाद उत्पन्न हो रहे हैं वो उत्पाद कई क्लिनिकल ट्रायल के बाद मनुष्य पर आ रहे हैं, पर उसमें छेड़छाड़ तो की जा रही है और उस छेड़छाड़ से प्रकृति में यदि आप छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति उसका अत्यंत कुरूप रूप में वापस जवाब देती है। तो मानव सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी होने के नाते ये इतना आपने पूरा बायोटेक्नोलॉजी 9 चैप्टर देखा, 10th देखा, 11th देखा, 12th, यानी टोटल 4 चैप्टर आपने देखे। इन चारों चैप्टरों में आप
सब जगह कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहे थे प्रकृति के साथ। अब प्रकृति के साथ आप गड़बड़ कर रहे हैं तो प्रकृति उसका क्या करती है? मूल्यांकन करती, मूल्यांकन करके और उसका रिजल्ट भी देती है। जैसे आपने पहाड़ों को तोड़ा, पेड़ों को काटा, वृक्ष काटकर रेल लाइन डाल दी, नदियां के मार्ग मोड़ दिए, तो प्रकृति कभी ऐसे क्रूप रूप में आती, सब कुछ उजाड़ के खत्म कर देती, शहर के शहर खत्म कर देती। वैसा ही आपने प्रकृति अपना जो सामान्य जीवन जी रहा था, उस जीवों के आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा कई सारा छेड़छाड़ करके कई प्रकार के नए परिवर्तन किए हैं, उन्नत नस्लें बनाई है, उन्नत किस्में उत्पन्न की है, जैव आवर्धन करवाया है, बायो फोर्टिफिकेशन करवाया है, जैव पुष्टिकरण करवाया है। ये सारी चीजें आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके कर रहे हैं भैया, और प्रकृति अपने खिलवाड़ का बदला जरूर लेती है। इसलिए इस बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ करके बिल्कुल निश्चित होकर के इतना ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रकृति से बड़ा कुछ भी नहीं है। जो आप भगवान जिसको कहते हैं, वो भगवान कोई एक यूं आपके जैसा कोई मनुष्य रूपी नहीं बैठा है। ये संपूर्ण प्रकृति ही एक गॉड है। इस प्रकृति को ही, संपूर्ण प्रकृति को ही आप भगवान कहते हैं, और वो अपने साथ छेड़छाड़ को कभी है वो बर्दाश्त नहीं करती है। तो ये सारी चीजें जो अपन कर रहे हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा जीवों के आनुवांशिक पदार्थों में परिवर्तन कर रहे हैं, वो एक नैतिकता का हनन है। और इस नैतिकता के हनन को रोकने के लिए, या यूं कहें कि एक विशेष प्रकार की सुलभता और सार्वजनिक इकोसिस्टम पर पारिस्थितिकी पर समस्त जीवों का समस्त स्वतंत्र अधिकार रहे, इसके लिए सरकार ने कुछ नियम कानून कायदे बनाए। उनमें से सबसे पहला नियम कानून कायदा है, वो है जैव एकस्व, जिसको आप बायो पैटेंट कहते हैं। जैव एकस्व बायो पैटेंट कहते हैं। ये एक विशेष अधिकार होता है। क्या है ये? एक विशेष अधिकार है जिसमें किसी जैविक उत्पाद को किसी विशेष देश या कंपनी के द्वारा उत्पन्न करने के अधिकार या राइट सरकार से खरीद लिए जाते हैं। सरकार से ऐसे अधिकार अपने पास ले लिए जाते हैं कि वो उस जैव रासायनिक पदार्थ या उस पदार्थ का उत्पादन वो कंपनी या वो व्यक्ति ही करेगा और बाजार में उसको बेचेगा। अब ऐसा करना कहां आवश्यकता पड़ गई ऐसे करने की? जैसे एक अमेरिका की कंपनी आई, उसने कहा कि भारत में जितने भी नीम उत्पन्न हो रहे हैं उन नीमों का हमें बायो पैटेंट दे दो, जैव एकस्व दे दो। अब प्रकृति कोई चीज दे रही है और उस प्रकृति ने चीज दी, उस पर किसी एक व्यक्ति या एक कंपनी का अधिकार हो जाएगा, तो कितना बड़ा गड़बड़ होने वाला सोचो। फिर भी सरकारें अपने निजी लाभ के लिए, अपनी निजी सोच के लिए संपूर्ण पारिस्थितिकी और पारितंत्र को भूल करके किसी एक कंपनी को ऐसे अधिकार दे भी देती है। जैसे भारत में संपूर्ण प्राकृतिक गैस के उत्पादन, उसका प्यूरिफिकेशन और उसके बेचने का अधिकार एक रिलायंस कंपनी को 99 ईयर की लीज पे सरकार ने दे दिया। अब वो कंपनी जितना मर्जी आए उतना उस गैस को निकाल रहा है और जिस मर्जी से जितनी रेट से बेचना चाहे उस रेट से बेच रहा है। तो ये तो क्या था? प्राकृतिक साधनों पर प्राप्त किए गए प्राकृतिक संसाधनों का उसने पेटेंट या एक स्वाधिकार किया है। ऐसे ही किसी जैविक साधन, किसी जैविक उत्पाद को उत्पन्न कर उसे बेचने का अधिकार यदि कोई कंपनी या कोई व्यक्ति ले रहा है तो पारितंत्र के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। जैसे नीम का बायो पैटेंट, नीम में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, नीम में ब्लड प्यूरिफायर प्रॉपर्टी होती है, नीम में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। इन सारे गुणधर्मों को वो कंपनी नीम पर पूरा अधिकार ले रही थी। अब नीम से जितने भी उत्पाद उत्पन्न करेगी वो उनको बेचने का अधिकार केवल उसको ही। आप तो नीम का दातुन भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। फिर ऐसा ही अब बासमती का जो एक चावल की प्रजाति है उसको भारत में पुराने समय से ही उसको उत्पन्न किया जा रहा है, बोया जा रहा है और मानव उपयोगी क्रियाओं में उसको खाने के लिए उपयोग में लिया जा रहा है। पर एक कंपनी ने बासमती के चावल को बायो पैटेंट करवा लिया है। अब बासमती के चावल की जितनी भी जैविक किस्में आएगी, नई किस्में आएगी, उनको अंकुरित कर वो चावल उत्पन्न कर उसको पैक करके बेचने का अधिकार केवल और केवल उस कंपनी के पास रहेगा। कितना बड़ा ये अन्याय की बात है। मैं यूं कहूं कि जो अविकसित और जो विकासशील देश है वहां पर ऐसे जैविक संसाधन सबसे अधिक होते हैं और इन जैविक संसाधनों को कई प्रकार की कंपनियां और कई प्रकार के लोग अपने पास पेटेंट करवाकर अपना एकस्व अधिकार प्राप्त कर और जन समुदाय से छीन लेते हैं। और ऐसा करना या इस उत्पाद के आविष्कार और उसके जैविक उत्पादन को उत्पन्न कर उसको बेचने का अधिकार प्राप्त कर लेना एक जन समुदाय के लिए आक्रोश का विषय है। और इस आक्रोश को समझकर सरकार
ऐसे अधिकार विदेशी कंपनियों को या देशी कंपनियों को देना बंद करे, जिससे कि जो प्राकृतिक संपदा है, जितने भी जैविक संसाधन हैं, उन सभी संसाधनों पर सभी जीवों का प्राकृतिक में संपूर्ण समान अधिकार बना रहे। इस हेतु आप और हम सब मिलकर इस बायो पेटेंट का विरोध करते हैं, जैव एकस्व का विरोध करते हैं। किंतु सरकार ने ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका अधिकार उनके उत्पादित करने, उनसे उत्पन्न होने वाले जैव रासायनिक पदार्थों की उत्पत्ति, पैकिंग और बेचने का अधिकार एक विशेष प्रकार की कंपनी या एक विशेष प्रकार के मनुष्य को दे दिया है, जिससे नैतिकता का हनन हो रहा है। अब अगला होता है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी ये क्या है? ये भी इसी से जुड़ा हुआ एक पॉइंट है, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा या किसी दूसरे संगठन के द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना कोई व्यावसायिक भुगतान किए, बिना कोई व्यावसायिक अनुमोदन किए, बिना किसी व्यावसायिक क्षतिपूर्ति का भुगतान किए ही जैव संसाधनों का उपयोग कर रहा है, उसके जैव संसाधनों को यूज में ले रहा है, तो ये बायोपायरेसी या जैविक चोरी कहलाती है। जैसे भारत के पास कोई जैविक संसाधन है और उस जैविक संसाधन का उपयोग कोई विदेश की कंपनी या विदेशी राष्ट्र भारत को बिना कोई क्षतिपूर्ति भुगतान किए ही उसको उपयोग में ले रहा है, तो ये भारत के जैविक संसाधनों में चोरी कहलाती है और इसी चोरी को बायोपायरेसी कहते हैं। अब विकासशील और विकसित राष्ट्र में जैव विविधता और जैविक संसाधन परंपरागत रूप से या प्राकृतिक रूप से अधिक है। विकासशील और जो अविकसित देश है, उन देशों में जैव विविधता भी अधिक है और परंपरागत जो पारिस्थितिकी पारितंत्र में जो चीजें हैं वो ऐसे राष्ट्रों के पास अधिक है। किंतु जो विकसित राष्ट्र है उनके पास ऐसी चीजें नहीं है, प्राकृतिक चीजें नहीं है, तो वो आर्थिक दृष्टि से संपन्न जरूर होते हैं पर उनके पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी होती है, जैविक संसाधनों की कमी होती है। तो इन दोनों का समन्वय बनाए रखने के लिए आप इस बायोपायरेसी को रोकें और दोनों प्रकार के जो राष्ट्र है उनमें आपसी संबंध या सामंजस्य स्थापित करते हुए और बिना किसी क्षतिपूर्ति या बिना किसी व्यावसायिक भुगतान के एक राष्ट्र के द्वारा किसी दूसरे राष्ट्र की संपत्ति या जैविक संसाधनों को उपयोग में नहीं किया जा सकता। ऐसा करना बायोपायरेसी कहलाता है और ऐसा होने पर उसे विशेष प्रकार के दंड से दंडित भी किया जाता है। अब भारतीय संसद में हाल ही भारतीय एकस्व बिल में दूसरा संशोधन पारित किया है। भारतीय बायो पेटेंट का जो बिल है उसमें दूसरा संशोधन पारित किया है जो ऐसे मुद्दों को ध्यान में रखता है कि भारत की जो प्राकृतिक जैविक समृद्धि और संपन्नता है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करे, उसकी कोई चोरी नहीं कर ले। अब ऐसा ही सब करके और आपने इस बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जीवों की एथिकल वैल्यू जो है, एथिकल जो इश्यू है, नैतिकता के जो मुद्दे हैं उनको ध्यान में रख करके और बायोपायरेसी को रोकना और बायो पेटेंट विदेशी कंपनियों को देना बंद करना जैसे मुद्दों को सुलझाया है और देश की सांसद इस पर समय समय पर आवश्यक संशोधन कर नियम और कानून भी पारित करती है। इसके साथ ही आपका ये बायोटेक्नोलॉजी वाला जो टॉपिक या पूरी यूनिट कहें वो आज पूरी हो चुकी है। इससे संबंधित जो जो प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं उन प्रश्नों पर मैं एक लाइव क्लास के अंदर विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। शीघ्र ही ऐसी क्लास आपको रखेगी। पहली यूनिट जो है वो आपके 1 से लेकर 4 तक के जो चैप्टर है उनसे संबंधित पूछे जाने वाले बोर्ड के एग्जाम और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रश्नों का भी एक विस्तृत लॉन्ग मैराथन क्लास लूंगा जिसमें संपूर्ण प्रश्नों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, उनके आंसर कैसे लिखने हैं, किस रूप में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच।